अब तो उंगलियों पर दिनों की गिनती हो सकती है। जी हां, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव के नतीजे आने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 7RCR क्या वाया उत्तर प्रदेश बिहार? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एग्जिट पोल कुछ इसी तरह के इशारे कर रहे हैं। नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने नरेंद्र मोदी को देश का पीएम बना दिया है और इसके लिए जो आधार बने हैं वो है उत्तर प्रदेश बिहार के नतीजे, जो 16 सालों में पहली बार बता रहे हैं कि यूपी बिहार में कोई राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। सवाल उठता है, क्या यूपी बिहार की पूरी राजनीति अब बदलने वाली है? दो राज्य, 120 सीटें, 8 प्रधानमंत्री। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि क्यों 7RCR का रास्ता यूपी बिहार से होकर जाता है। अब 16 साल बाद फिर से इस रास्ते पर किसी राष्ट्रीय दल का कब्जा होता दिख रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो 16 साल बाद बीजेपी यूपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। टीवी टुडे सिसेरो के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से बीजेपी को 48 से 56 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 21 से 25 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। यही नहीं, जितने भी एग्जिट पोल सामने आए हैं सभी में बीजेपी को यूपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी माना जा रहा है। चतुष्कोणीय जंग में हम 20% से ज्यादा वोट शेयर बढ़ाने जा रहे हैं और 40 से ज्यादा सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की जो इंक्रीज है उसमें स्टेट वाइज अगर देख ले तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। इससे पहले 1998 में बीजेपी को यूपी में 58 सीटें मिली थी। यानी अगर एग्जिट पोल की माने तो यूपी बिहार में क्षेत्रीय दलों के युग का अंत सामने आ सकता है। 10 मार्च 1990 के बाद से बिहार में किसी राष्ट्रीय पार्टी के बहुमत वाली सरकार नहीं बन सकी और 8 मार्च 2002 के बाद यूपी में भी किसी राष्ट्रीय पार्टी की सरकार नहीं रही। खासकर यूपी में देश की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं रह गई थी। लेकिन एग्जिट पोल अगर सही साबित हुए तो ये तस्वीर भी अब बदल सकती है। इसी वजह से बीजेपी का आत्मविश्वास भी साफ देखा जा सकता है। तो इसलिए परिणाम आने दीजिए, क्या स्थिति बनेगी और कौन अगर सरकार बनती है, कौन सरकार में जाएंगे, कौन बाहर रहेंगे, किसकी क्या भूमिका होगी। इन सारी बातों के बारे में बीजेपी का जो केंद्रीय संसदीय दल है, जो बोर्ड है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो इन चीज़ों के बारे में विचार करेगा। इस लिहाज से 2014 के चुनावी नतीजे न सिर्फ देश के राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं बल्कि यूपी और बिहार की राजनीति में भी मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान अलग अलग पार्टियों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन कोहली साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अली अनवर जी, जेडीयू के राज्यसभा सांसद, जुड़ गए हैं। सीपी राय साहब, एसपी जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं आज अली अनवर साहब, और सवाल आपसे सीधा यही कि क्या वाकई ये चुनाव उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसा इतिहास रचेंगे कि राजनीतिक पार्टी हावी होती दिखेगी? हालांकि पिछली बार बीजेपी के साथ अलायंस में आप थे और अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इस बार बहुत कुछ बिगड़ता दिख रहा है एग्जिट पोल के हिसाब से। देखिए, हेलो जी बोलिए अनवर साहब। हाँ, देखिए, जहां 80 सीटें हैं यूपी में, बिहार में 40 सीटें हैं और हिंदी प्रदेश हैं। ये काऊ बेल्ट कहा जाता है इसको। तो जाहिर है इसमें जिसको बढ़त मिलेगी, अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी को बढ़त मिलेगी तो दिल्ली का रास्ता तो साफ होता ही है इससे। लेकिन अब एग्जिट पोल तो एग्जैक्ट नहीं है ना, ये एक तरह से बहुत कम लोगों पर किया जाता है और इसमें इसकी मेथोडोलॉजी क्या है
और बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन अली अनवर जी, अली अनवर जी, लोग एग्जिट पोल पर आते हैं। एग्जिट पोल ने आपकी आवाज जरूर बहुत भारी कर दी है। नहीं, ये आवाज भारी जगह जगह बिहार में जो बिजली मिल रही है ना, जगह जगह पहले तो बिजली नहीं मिलती थी, 22 घंटा 20 घंटा बिजली, तो गाँव में लोग स्प्राइट और कोक पिलाते हैं। आजकल ये सस्ता न आसान और महंगा मेहमान नवाजी का तरीका हो गया है। हालांकि ये खराब है, लेकिन अब बिजली मिलने से लोग इसका प्रचलन, इतना प्रचार जैसे बीजेपी का प्रचार हुआ है, वैसे ही ये प्रचार का असर जो कोक वाली कंपनी है और सॉफ्ट ड्रिंक वाली महंगा होते हुए, नुकसानदेह होते हुए, और अपने देशज पेय पदार्थों को जो मट्ठा है, जो शरबत है, रूहाफजा का शरबत है, सब गायब हो गया है। तो ये तो गला खराब करेगा ही। प्रचार का असर तो बहुत दिलचस्प है अनवर साहब, बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। आप नाक किधर से पकड़ रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि बिजली ज्यादा मिल रही है बिहार में लोगों को। नलिन कोहली साहब, सवाल यही है कि क्या इसके जरिए वाकई जिस तरह से एग्जिट पोल में एक अब भी दिख रहा है, इतिहास रच सकता है? लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें जरा दिखा रहे हैं। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं। तय होना है कि गुजरात का मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर वो पहुंच जाते हैं 7RCR, और उसी कड़ी में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज उनकी बैठक होने वाली है। तस्वीर दरअसल ये बता रही है कि अब लगभग बीजेपी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज है कि अब उनके लिए महज 2 या 3 दिन की दूरी है 7RCR के लिए। तभी उन्हें पता है कि गुजरात को एक मुख्यमंत्री चाहिए होगा, और वहीं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि अब बैठक होनी है, उस पर मंथन होना है कि कौन मुख्यमंत्री चुना जाता है। नलिन कोहली साहब हमारे साथ बने हुए, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। कौन कौन से संभावित नाम है वो भी आप आज तक पर देख पाएंगे कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन नलिन कोहली साहब, ये क्या वैसे कहा जाए, अति आत्मविश्वास या फिर क्या है? ये तस्वीरें हैं जो दिखाई जा रहे हैं एक मीटिंग की। अब इसमें आप विश्लेषण कर सकते हैं, विश्वास, अति विश्वास, उत्साह, ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ विश्लेषण की बातें हैं। बात जहाँ तक भाजपा की बात करें आप, मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हमें 60 महीने चाहिए सेवा करने के लिए। देश में गंभीर समस्याएं हैं और ये परिश्रम के 60 महीने होंगे। बदभावना की सरकार नहीं होगी, देश की सरकार होगी। जो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बड़ी समस्याएं हैं, इनसे देश को कैसे मुक्ति दिलाया जाए। तो हम मानते हैं कि हमारे सामने काम का एक योग आ सकता है और 16 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा। रही बात आपका आप जो प्रश्न पूछ रहे थे अंजना जी, एग्जिट पोल्स को लेके, चाहे एग्जिट पोल्स हो, ओपिनियन पोल्स हो, ये सांकेतिक होते हैं और सांकेतिक होते हैं कि किस प्रकार की हवा है, क्या मूड है। और अगर हम इस चुनाव को देखें, क्योंकि अब चुनाव के नतीजे तो सिर्फ 48 घंटे दूर है, इस चुनाव में 2-3 बातें स्पष्ट आती हैं। पहली बात कि वोटर अच्छी मात्रा में निकले हैं, ओवरऑल 10%, और ये मैं मानता हूं हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है और बधाई देना चाहिए हर वोटर को। दूसरी बात कि जब वोट परसेंटेज बढ़ रहा है तो हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं, एक तरफ नेगेटिव वोट जा रहा है जो 10 साल की कांग्रेस की सरकार रही है और पिछले 5 साल के खास तौर से जो कठिनाइयां आई हैं उनको जो मैंने जिक्र किया। दूसरी तरफ एक उत्साह का भी वोट है, क्योंकि मोदी जी लगातार अपनी बात, पार्टी हमारी लगातार इस बात को विकास के मॉडल पे हम लड़ने के लिए बोल रहे थे और बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव की बात कर रहे हैं। तो ये वोट फॉर चेंज पॉजिटिव भी है और एक वोट साथ साथ है हटाने के लिए इनकम्बेंट सरकार को। अब क्या नतीजे आएंगे, 16 तक हम रुक जाएंगे, लेकिन हम मानते हैं कि जो संकेत हैं वो भाजपा और एनडीए की तरफ सुखद हैं और जहां तक यूपीए और कांग्रेस के लिए है चिंता का एक संकेत है। रही बात बिहार की जो बात है, इन दो राज्यों की बात, इन दो राज्यों की बात, क्योंकि यहाँ पर जेडीयू आरजेडी का स्टेक है, उधर एसपी बीएसपी का। जी तो आ जाए बिहार पे। अली अनवर साहब ने बड़ी एक अद्भुत सॉर्ट ऑफ कहां से कहां जोड़ दिया, पेप्सी कोला से लेके भाजपा तक आ गए, तो मैं इस पे तो कोई टिप्पणी दूंगा नहीं। लेकिन जहां तक जेडीयू की बात है, उन्हें थोड़ा गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि एक 17 साल का एक साझी सरकार हमारी चली, बिहार में एक बदलाव की घड़ी भी आई थी,
लेकिन उन्होंने कई कारणों से हमसे अपना साथ छोड़ा। अब वो उनका निर्णय कैसा आंका जाएगा इस चुनाव के नतीजे बताएंगे। और साथ में भाजपा अगर उभर के आ रही है, जो सब संकेत हैं और हमारे साथ एलाइज हैं, तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि राष्ट्रीय पार्टी एक राष्ट्रीय सोच बन रही है। जो लोग राष्ट्रीय सोच से हटते हैं तो कहीं ना कहीं जनता उनको रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की भी राजनीति उसी संकेत की तरफ। नलिन जी, लौटूंगी आपके पास। और ये सवाल जो स्पेसिफिकली आपने कहा है साथ छोड़ने की ही वजह से ये हो रहा है क्या जेडीयू को लॉस एग्जिट पोल के नजरिए से, ये भी पूछेंगे उनसे, लेकिन एक जल्दी से एक रिएक्शन राय साहब आपसे चाहते हैं। क्या आपको अब लगता है कि वाकई फिर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो जमीन पिछले दिनों एसपी बीएसपी के बीच में एक तरह से रही है, अगर वो राष्ट्रीय पार्टी के पास चली जाती है तो ये संकेत आप जैसे राष्ट्र जो आप कह सकते हैं पार्टियां हैं उनके लिए किस तरह का है? अंजना जी, थोड़ा समय दीजिएगा। ये देश की सरकार का चुनाव था। निश्चित तौर पर एक बड़ी पार्टी होने के नाते और उत्तर प्रदेश की प्रमुख पार्टी होने के नाते हम लोग भी चुनाव लड़ रहे थे इसमें, और नतीजे जो आएंगे वो तो 16 तारीख को आएंगे, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। इस पर अलग अलग तरह से परिस्थितियां आ चुकी है। इसके पहले भी ओपिनियन पोल को लेकर के, एग्जिट पोल को लेकर के सोचने की बात मुझे लगता है 16 तारीख को शुरू होगी। और भारतीय जनता पार्टी देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, वो अपने कुछ मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ी। उसने शुरुआत किया विकास से, फिर गुजरात मॉडल से, फिर हर जगह से रिश्ते जोड़कर, फिर राम मंदिर शुरू किया, और राम मंदिर से आकर के फिर जातियों पर आकर के टिक गई। ये सही है कि प्रचार में हम लोग इससे पिछड़ गए, प्रचार में हम इसके साथ मुकाबला नहीं कर पाए, ये अलग मुद्दा है। पर मेरे जैसा आदमी सिर्फ पार्टी के नाते नहीं, नलिन जी, मैं एक राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़ी माइन्यूटली चीजों को देखता हूं और कई बार अपने बारे में भी विचार करता हूं। जी जी, अपनी कवियों पर भी विचार कर लेता हूं और बोल भी देता हूं। मैं एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते जिस तरह से इस चुनाव में बड़ी भूमिका प्रचार तंत्र की रही, जिस तरह से पैसे की बहुत बड़ी भूमिका रही, जिस तरह से एक दिन में सेंसेक्स बढ़ गया, हमारे एक मित्र को पता नहीं कैसे आइडिया था कि किसी खास उद्योग विशेष के आज से वो बढ़ जाएंगे शेयर, उन्होंने खरीदे और आज बता रहे थे कुछ फायदा उनको हो गया, मीडिया के साथ ही हम। ये लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है सुखद नहीं है। ठीक है, ये सही बात है कि जब कोई आगे बढ़ रहा होता है, किसी ने किसी को आगे बढ़ना है। ठीक है, आप इस पर भी चर्चा करें, एक ब्रेक के लिए जाना पड़ रहा है सर, जल्दी से जल्दी से। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राजनीति में, लोकतंत्र में कोई आएगा और कोई जाएगा, और आना और जाना भी चाहिए, जरूरी भी है, जिससे पुनर्समीक्षा करने का लोगों को मौका मिलता है। जब कोई आ रहा होता है निश्चित तौर पर उसके बारे में हर बार इसी तरह से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े सपने लेकर के आता है, लेकिन कई बार सपने उसी तरह टूट जाते हैं जैसे दिल्ली में टूटे और जगहों पर टूटते रहे हैं। जब राजीव गांधी भी 400 से ज्यादा सीटें लेकर के आए थे और 1.5 साल के बाद जो चर्चाएं शुरू हुई थी वो भी देश जानता है। मैं चिंतित हूं इस बात को लेकर के कि एक गरीब देश में इतना महंगा चुनाव, ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए सुखद नहीं है। ठीक है, ये पैमाना होगा तब तो सबको शर्मसार होना पड़ेगा, ये पैमाना होगा तो सबको शर्मसार होना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन जो क्षेत्रीय सत्रप्स हैं उनके लिए इन नतीजों का क्या मायने हो सकता है अगर एग्जिट पोल की ही तरह नतीजे सामने आते हैं? 1990 के बाद किसी राष्ट्रीय दल की बहुमत वाली सरकार नहीं बिहार में बनी है। अली अनवर साहब, कोल्ड ड्रिंक के बुलबुले में जो बहस आप उड़ा देना चाह रहे थे, इसकी गंभीरता को समझिए। 1990 के बाद कभी भी राष्ट्रीय दल के बहुमत वाली सरकार नहीं बनी है बिहार में। अगर ऐसा होता है और ऐसा जबरदस्त ट्रेंड दिखता है, जी अंजना जी, हम बुलबुले में नहीं, बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। और चिंता की ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और जिस तरह से प्रचार पर पैसे बहाए गए हैं, हम नहीं समझते हैं कि हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया में कहीं, इवन अमेरिका में भी इतना पैसा, हजारों हजार करोड़ रुपए प्रचार पर बहाए गए। सिर्फ बीजेपी ने बहाए? एक सेकंड, सिर्फ बीजेपी ने बहाए हैं? इसको पानी के बुलबुले की तरह मत उड़ा दीजिए। सिर्फ एक पार्टी ने उड़ाए हैं। भी बौना उनके सामने, अच्छा, कांग्रेस उनके सामने बौना लगी है। दूसरे लोगों को की तो बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस भी पिग्मी बनती दिख रही है, जिसके पास नलिन जी जवाब दीजिए, पुरानी पार्टी है। बाकी तो अंजना जी आते नहीं है कहीं किसी मुझे अंजना जी मुझे लगा कि अनवर साहब एक वरिष्ठ और एक एमपी भी हैं, शायद उनकी थोड़ी गंभीर टिप्पणी हो सकती है, लेकिन शायद उनको जानकारी वो भूल रहे हैं कि सब जो खर्चे होते हैं वो चुनाव आयोग में भी जाते हैं, इनकम टैक्स में भी जाते हैं। और ये जो आरोप प्रति आरोप की राजनीति है, ये कहाँ तक ले आई है इस कैंपेन को, मुझे लगता है खुद ही सीख रहे होंगे।
रही बात बिहार की बात, जी। कि कहीं ना कहीं एक प्रश्न इनको एक जवाब देना पड़ेगा। हाँ। कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के सामने क्या संबंधे टूटे जाएंगे और देश के सामने जो गंभीर समस्याएं थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गंभीर समस्या, इनसे मुंह फेर आ गया। तो इन चीजों पे ज्यादा सोचे तो अच्छा रहेगा, रुकना पड़ेगा। और ये सवाल आपके पास भी लाएंगे अनवर साहब, ये सवाल लाएंगे अनवर साहब आपके पास लाएंगे, और राय साहब आपके पास भी आएंगे। 2002 के बाद किसी राष्ट्रीय दल की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भी नहीं बनी है। अगर ऐसी जमीन खिसकती है जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, कितनी बड़ी चिंता। राजनीति या फिर यूं कह लीजिए वक्त बहुत ही निष्ठुर चीज है। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए जाने की बेला जैसे सामने दिखाई दे रही है। कैबिनेट की बैठक के बाद वो निकले हैं, इससे पहले अपने निजी अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। और दूसरी तरफ हैं नरेंद्र मोदी। नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन एग्जिट पोल ने ही इतना आत्मविश्वास दे दिया है कि विधायकों की जो बैठक हुई है वहां पर हर हर नरेंद्र मोदी के लिए नारे लगते रहे और वहां पर वंदे मातरम के नारे लगते रहे। और इन सब के बीच जैसे अब 7 RCR महज कुछ दिन दूर, ये तस्वीर गुजरात में दिखाई। कहीं आने की बेला है, कहीं जाने की बेला है। नई सरकार बनने वाली है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। शायद वक्त कितना निष्ठुर हो सकता है ये पहली तस्वीर बताती है। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए विदाई का वक्त, जाने की बेला। और इधर नरेंद्र मोदी जिनके लिए स्वागत का वक्त। देश का पीएम कैसा हो, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। मोदी का स्वागत गुजरात में। दरअसल यहां पर मंथन इस बात को लेकर होनी है कि अगर वो पहुंच जाते हैं 7 RCR तो फिर गुजरात में कौन संभालेगा कमान। सबसे ज्यादा अटकलें आनंदीबेन के नाम को लेकर हैं। और इसी बीच विक्ट्री की तस्वीर एक तरफ है, उधर विदाई की बेला। बहस आगे लिए चलते हैं। राय साहब, आपको नहीं लगता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए ये संकेत बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे जो इन तस्वीरों में है? कुछ अंजना जी, कुछ ज्यादा निष्कर्ष आप लोग जल्दी निकाल ले रहे हैं। करीब 40 साल हो गया मुझे छात्र राजनीति से लेके और 70 के दशक से जयप्रकाश आंदोलन से लेके आज तक। अभी मैं देख रहा था कि आपको एक सवाल जवाब भी पूरा नहीं हुआ और कॉमर्शियल ब्रेक लेना पड़ा। मैं जो पहले चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा तो नहीं इस कॉमर्शियल ब्रेक और कॉमर्शियल विज्ञापन के सामने लोकतंत्र ब्रेक ले ले और वो कहीं बौना साबित हो जाए। अगर लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो ये आना जाना लगा रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाता है और कोई आता है। कोई अमर होकर के पैदा नहीं हुआ। ज्योति बसु की सरकार रही 25 साल तक, 77 में शुरू हुई थी और वो सरकार भी चली गई। हाँ सर, सरकार साहब की सरकार जरूर नॉर्थ ईस्ट में है जो 5वीं बार अभी चल रही है। उनकी चर्चा अलग बात है कि को रिक्शे पर चलते हैं। राय साहब, मुझे लगता है कि आईने में झांकना होगा। राय साहब, मुझे लगता है आईने में झांकना होगा। लोकतंत्र ब्रेक पर मुजफ्फरनगर में भी गया था। एक सेकंड सर, लोकतंत्र ब्रेक पर मुजफ्फरनगर में भी गया था, लोकतंत्र ब्रेक पर सैफई में भी गया था। क्या समाजवादी पार्टी उस आईने में देखने को तैयार नहीं दिखी? तभी जनता ने नकारा और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में घटना घटी, हमने उसे डिसोन नहीं किया। मुजफ्फरनगर में घटना घटी और तत्काल 48 घंटे में फौज के हवाले कर दिया गया, जिसके कारण जो एक बहुत बड़ी साजिश थी उसको नाकामयाब कर दिया गया। 22 करोड़ का यह प्रदेश है। इस तरह की घटना भी हमारे लिए दुर्भाग्यशाली है। साइकिल की टक्कर पर भी झगड़ा हो गया आगरा के वजीरपुरा में, उसको भी सांप्रदायिक दंगा कहा गया। लेकिन अगर एक भी घटना है हम मानते हैं कि वो दुर्भाग्यशाली है।
काश ऐसा आदर्श देश और प्रदेश बन सकता होता जिसमें एक भी घटना नहीं होती। घटना होने के बाद कार्रवाई नहीं करना जरूर गलत होता है। घटना के बाद अब जब तत्काल कार्रवाई हो रही है और उसके सारे निदान किए जा रहे हैं तो वही सरकार का कर्तव्य है रंजना जी। और मुजफ्फरनगर को लेकर के कब तक बैठे रहेंगे? जब हम 2002 जब गुजरात के दंगे की बात करते तो आप लोग कहते हैं कब तक लेके चलेंगे। जब हम अयोध्या की बात करते तो देखिए कब तक चलेंगे। मुजफ्फरनगर तो खत्म हो गया, बहुत पुरानी बात हो गई। मुजफ्फरनगर के लोग आकर के धन्यवाद दे गए नेताजी को कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया। चलिए नलिन जी, ठीक है, आपने अपनी बात कही। नलिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, कर सकते हैं कि नलिन जी आपके लिए कुछ बात कह रहे हैं। नलिन जी बैठे हैं। नलिन जी मैं इतना कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र रहेगा तो ये आना जाना बना रहेगा, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। और मुझे लगता है एक सुखद बात है कि अब लोकतंत्र में जवाबदेही बढ़ रही है। जनता अपेक्षा करती है कि कहीं पर भी राज्य सरकार जो हो या केंद्रीय सरकार हो जो काम करेंगे, तो इसलिए आप देख रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी वोट एक टाइम पर फिक्स्ड हो गया था कि सरकारें बदली जाती हैं, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी वोट भी इस देश में आए। हम तो अपने राज्यों के लिए कह सकते हैं कि 3 लगातार बार हमारे मुख्यमंत्री बने, मोदी जी, शिवराज जी और रमन सिंह जी, तो एक प्रो इनकम्बेंसी भी वोट है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, अब जवाबदेही के समय पर कोई भी हो, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बिहार की बात हो या उत्तर प्रदेश, ये अब जो है परिश्रम करना पड़ेगा और जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो डिलीवर करना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है अब बातों से नहीं चलेगी। जनता स्पष्ट रूप से काम चाहती है और अपना वोट उस रूप से देती है। अली अनवर साहब, ये छोड़ देना भारी पड़ा क्या? क्योंकि कोशिश तो यही थी कि जो 17% के आसपास मुस्लिम हैं वो नरेंद्र मोदी के नाम पर भड़क कर चले ना जाएं, लेकिन कहा जा रहा है वो सब तो लालू जी की तरफ हो लिए ना। देखिए अंजना जी, 17% की बात नहीं है। 1% आदमी भी को क्यों कोई उसका दिल तोड़े, क्यों कोई दुखाए, क्यों कोई कहे कि इन लोगों को पाकिस्तान जाना पड़ेगा? किसी को भी ये सवाल 17% तो बहुत होता है। ये डेमोक्रेसी क्या मुसलमानों का देश नहीं है? ये गरीब कमजोर लोगों का, दलितों का, पिछड़ों का देश नहीं है। ये सिर्फ सरमाएदारों पूंजीपतियों का देश है। कोई क्यों सांप्रदायिक उन्माद पैदा करेगा? ये हमारा संविधान अलाउ करता है क्या? नलिन जी जल्दी से जवाब दीजिए। हमारी मैं एक ही वाक्य में कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा हो सकती है कि ये सारे प्रश्न जो आप उठा रहे हैं, आत्मचिंतन कर लीजिए। ये देश सबका है, ना केवल किसी एक वर्ग का है, ना केवल किसी एक विशेष रूप से किसी का है, सबका है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, एटलीस्ट मेरा तजुर्बा कहता है, बहुत परिश्रम, तपस्या और जनता के आशीर्वाद से सत्ता आती है। सेवा का एक अवसर होता है, लेकिन अहंकार एक महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा है जिससे सरकारें जाती हैं। तो इस पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए उन राज्यों को जो शायद खो गई हैं अपने ही सूझबूझ में। इसी के साथ एक ब्रेक पर जा रहे हैं। क्या क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं अहंकार में कहीं पर गुम हो गई? क्योंकि ये आरोप लगा रहे हैं नलिन कोहली साहब। सीधे राय साहब, आपका मैं रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने खुद ही शुरुआत में कहा था कि जिस तरह से वो छाए उस तरह से हम नहीं छा पाए, इसीलिए एक ईमानदार जवाब मैं सोचती हूँ कि आप जरूर इस सवाल पर देंगे। और वो ईमानदार जवाब के लिए सवाल मेरा सिर्फ इतना है कि अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे ही सही तौर पर नतीजे साबित होकर आते हैं 16 को, क्या सबक होगा समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, इसमें सबक क्या, चुनाव है, चुनाव में कोई न कोई जीतेगा और हारेगा। अगर कुछ ऐसा नतीजा सचमुच आता है तो उस पर हम विचार करेंगे कि कहां क्या कमी रह गई। हम प्रचार में पीछे रह गए, क्योंकि काम में तो पीछे नहीं रहे। हमने जो वादे किए थे सारे पूरे कर दिए। हमारे मुख्यमंत्री पर एक छोटा सा दाग नहीं है। हमारी मुख्यमंत्री ने शालीनता नहीं छोड़ी। हमारे मुख्यमंत्री ने केवल मुद्दों पर बात की। नेताजी इतने बड़े नेता हैं कि उनसे केंद्र की सरकार को भी सुरक्षा के मामले पर चर्चा करनी पड़ी और राय लेनी पड़ी थी। ये चुनाव राजनीति में होता है। और अगर लगातार सरकार बनने का सवाल है तो लालू यादव की सरकार भी 3 बार बनी थी लगातार। तो क्या ये मान लें कि वो अच्छी सरकार थी इसलिए बार बार बन रही थी, या ये मान लें कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता की सरकार थी दोबारा नहीं बनी, तो क्या वो अयोग्य और अच्छी सरकार नहीं थी, अयोग्य व्यक्ति थे क्या, इसलिए नहीं बनी? ये लोकतंत्र है, इसके स्थानीय स्तर पर तरह तरह के नलिन भाई फैसले होते हैं। लेकिन हम आखिरी नलिन भाई एक सवाल जरूर लास्ट में पूछूंगा, जिज्ञासा बस, राजनीति के नाते नहीं, उसके लिए अंजना जी बाद में टाइम दीजिएगा। समीक्षा की बात है, हर नेता और हर पार्टी समीक्षा करती है।
जब 2 MP रह गए थे भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने भी समीक्षा की होगी, बड़ा लंबा समय लगा तब से इनको खड़े होने में। और खड़े होने और गिर जाने के बीच में एक बहुत पतली लकीर है लोकतंत्र में। लोकतंत्र एक बड़ी बारीक धारी पर चलता है और एक छोटी सी घटना उसको बिगाड़ देती है। और जहां तक एरोगेंसी का सवाल है, कम से कम अली अनवर साहब बैठे, मैं उनकी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं मैंने कभी एरोगेंट नहीं देखा इनके नेता को, मैंने कभी एरोगेंट नहीं पाया इनके नेता को। वही स्थिति मेरे नेता की है। मेरे नेता कभी अहंकार की भाषा नहीं बोले। अहंकार की भाषा कौन बोला, मुझे सारा देश देख रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि आपका काम है दावे करना, प्रवक्ता है पार्टी के, अपराध बढ़ा है, जिस तरह से मुजफ्फरनगर हुआ है, कई शहर दंगों में झुलसे हैं उत्तर प्रदेश के, और फिर भी आप कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ डिलीवर किया है। वक्त की कमी है, मैं चाहती हूँ नलिन कोहली साहब जवाब देना चाहूंगा। उतना वक्त नहीं है, उतना वक्त अभी नहीं है। नलिन कोहली साहब जल्दी से, मीडिया वालों पर भड़क जाते थे। नहीं, इतना ही कहेंगे, कोई बात नहीं। कथनी करनी में गैप की आदतें कई लोगों को है, तो इसमें मैं क्या कहूँ, आप ही ने प्रश्न उठा दिया। दूसरी बात मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि राय साहब अपने आप को विश्लेषक कह रहे हैं, जरूर होंगे, एक वरिष्ठ विश्लेषक होंगे। मैंने जो एंटी इनकम्बेंसी वोट की बात कही और आज मैंने प्रो इनकम्बेंसी का, समय के साथ देश बढ़ता है और उसमें सीख मिलती है। लेकिन किसी की सुई अगर पिछले इतिहास में रह जाए तो वो अपना विश्लेषण उस आधार पर करे, हम नहीं कर रहे। अंसारी साहब कंक्लूडिंग रिमार्क जल्दी से, सबक। देखिए, कोहली साहब बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, अहंकार की बात कर रहे हैं तो उनको जरा मुरली मनोहर जोशी जी के दिल को टटोलना चाहिए, सुषमा स्वराज जी के दिल को, और सबसे बढ़कर आडवाणी साहब को। जिस तरह से बुलडोज किया इनके नेता का अहंकार तो जग जाहिर है। वो तो बॉडी लैंग्वेज कहता है, बॉडी लैंग्वेज बताता है कि कितने अहंकारी हैं। कर लें और थोड़ी अपनी पार्टी इसी के साथ हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। लेकिन आप भी अली अनवर साहब जरा सा दिल टटोलिएगा उन नेताओं का जो जेडीयू से निकलकर बीजेपी में चले गए, वजह क्या रही? शायद तभी बेहतरी हो पाएगी तमाम पार्टियों के लिए और क्षेत्रीय दलों के लिए। अगर वाकई ये नतीजे बन जाते हैं तो संकट की घड़ी होगी, नए सिरे से सोचने की जरूरत होगी। आप देखते रहिए आज तक।